अच्छा जी, पहले इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था रिग्रेशन। और रिग्रेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी कि उसमें हमारे पास कम से कम 2 वेरिएबल्स होते हैं और उसमें ये होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो उसमें हमने काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स भी ली थी, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम कहते हैं कोरिलेशन, रिलेशन से निकला है, ठीक है? कोरिलेशन का मतलब ये है कि इसमें भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? और उन 2 वेरिएबल्स की जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है, वो हम इसमें देखते हैं कि आया आपके पास अगर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप कितनी है? वो हम परसेंटेज में भी बता सकते हैं। लेट्स सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी स्टूडेंट के मार्क्स से और स्टूडेंट्स का जो स्टडी आवर्स हैं। पहले हम क्या करते थे कि उसको एक को डिपेंडेंट वेरिएबल रखते थे और दूसरे को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते थे और हम ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट के मार्क्स है, स्टूडेंट के मार्क्स कितने डिपेंड कर रहे हैं स्टडी आवर्स के ऊपर, कि जितनी स्टडी आवर्स वो ज़्यादा स्टडी आवर्स ज़्यादा होगी तो उसके मार्क्स अच्छे आएँगे। इसी तरह अब यहाँ पे जो हमारे पास है कोरिलेशन में, तो कोरिलेशन में हम कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। कोरिलेशन में हम जस्ट ये कैलकुलेट करेंगे कि 2 वेरिएबल्स हैं और 2 वेरिएबल्स की रिलेशनशिप स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है? उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो फर्दर जाके उसका अपना कोरिलेशन का फ़ॉर्मूला है वो लगाएँगे और बाद में हम उसकी परसेंटेज भी देख सकते हैं कि इन 2 वेरिएबल्स की आपस में इतनी परसेंट जो है वो रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो वेरिएबल्स की जो लीनियर रिलेशनशिप होगी। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो, ठीक है? या एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो, ठीक है? इसकी जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। अच्छा, अब यहाँ पे अ, ये तो हमारे पास यहाँ पे हुआ कि द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। अब आगे वो कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स टू वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ they tends to simultaneously vary in some direction। अब 2 किस्म के डायरेक्शंस होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और एक नेगेटिव डायरेक्शन होता है। जैसे अभी हमने बात की कि अगर एक वेरिएबल के इंक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज़ हो, ठीक है? तो वहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इसकी रिलेशनशिप बनती है। वो लीनियर रिलेशनशिप फिर हम कैलकुलेट भी करेंगे फ़ॉर्मूला लगा के। अभी हम उसको जनरली सिर्फ़ डिस्कस करते हैं। कि यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है ना कि इफ दे टेंड्स टू सिमल्टेनियसली वेरी इन सम डायरेक्शन, कि दोनों जो वेरिएबल है वो किसी न किसी डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर वैल्यूज। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम पॉजिटिव रिलेशन लें, तो पॉजिटिव रिलेशन में ये होगा कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने के साथ दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स के जो आवर्स स्टडी आवर्स है, जितनी वो स्टडी आवर्स बढ़ाता है उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, उसके मार्क्स भी उस हिसाब से इंक्रीज होते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव डायरेक्शन में ये होता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा जो वेरिएबल है वो डिक्रीज होता है। इसकी यहाँ एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जो स्पीड है, स्पीड स्पीड की और टाइम की। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके इस्लामाबाद से हम लाहौर जा रहे हैं, ठीक है? तो गाड़ी की स्पीड हम जितनी बढ़ाएँगे उतना हमारा टाइम कम लगेगा।
फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो 100 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो 100 की स्पीड से लेट्स सपोज उनको लगते हैं 4 घंटे। दूसरी गाड़ी है, वो लेट्स सपोज 120 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ कि वहां पे स्पीड बढ़ गई गाड़ी की, और जैसे स्पीड बढ़ गई तो यहाँ पे जो टाइम है वो कम हो गया। इट मीन्स कि अगर वो 120 के स्पीड से जाए तो जो टाइमिंग है वो 4 घंटे से लेस हो जाएगी। मैं भी हो सकता है कि वो गाड़ी 3.5 घंटे में पहुंच जाए लाहौर। ठीक हो गया। बताने का मकसद ये है कि कोरिलेशन के हमारे पास दो साइड्स है, एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड में ये होता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो वहां पे जो आपके पास कोरिलेशन का आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी कि आंसर जो आपका होगा फाइनल वो प्लस की फॉर्म में होगा। नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये वाला जो रिलेशनशिप होगा ये नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और वहां से जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव फॉर्म फॉर्म में आएगा। तो वहां से हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ बोथ द वेरिएबल्स टेंड्स टू इंक्रीज टुगेदर द कोरिलेशन इज सेड टू पॉजिटिव। दोबारा सुना इसको, इफ बोथ द वेरिएबल्स टेंड्स टू इंक्रीज टुगेदर, इट मीन्स कि दोनों वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस किस्म की रिलेशन को, इस किस्म की कोरिलेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। दूसरा लिखा है एंड द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव if one variables tend to increase as the other variable decrease। दूसरा हमारे पास है नेगेटिव कोरिलेशन के एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो, या एक वेरिएबल के डिक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो, यानी कि अपोजिट रिलेशन हो। तो जब अपोजिट रिलेशन हो तो वहां पे हम उसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन का आंसर प्लस में आएगा और नेगेटिव कोरिलेशन का आंसर नेगेटिव में आएगा। वो फिर आगे देख लेते हैं कैलकुलेशन में। अच्छा, ये तो हमारे पास कोरिलेशन की जनरल डिस्कशन थी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। फिर कोरिलेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक नेगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होता है। नेगेटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, ठीक है। ये तो इनकी जनरल डिस्कशन थी। अब इनकी जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं पेयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक हो गया। और ये आपके पास है कि a numerical measure of the strength of the linear relationship। यहाँ पे देखो इस वर्डिंग को, a numerical measure मतलब जो आपका कोरिलेशन का आंसर आएगा एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जहां से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स है उसकी रिलेशनशिप कितनी है। रिलेशनशिप स्ट्रेंथ वीक रिलेशनशिप है, मॉडरेट रिलेशनशिप है या हाई रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उसको हम मैयर करेंगे ये वाला फार्मूला लगा के। वो कह रहा है कि a numerical measure of the strength of the linear relationship between two variables, between two random variables x and y is known as Pearson product moment correlation coefficient of correlation। इसको हम डिनोट करते हैं, ये पूरा इसका नाम है पेयरसन, ये एक स्टैटिस्टिशियन था, ठीक है, जिन्होंने ये फार्मूला डेवलप किया था। तो ये इसके नाम से ये कोरिलेशन का वो पूरा बना है कि पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेकिन ये इतना ज़्यादा जो इनका नाम है ये हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर, या जब इसको कैलकुलेट करना हो या न्यूमेरिकल्स के अंदर। लेकिन बहरहाल
पूरा जो इसका नाम है वो यही है कि पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि द सैंपल लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर n पेयर ऑफ वैल्यूज या n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्स आई वाई आई। ये आपके पास वही दो वेरिएबल्स है जिसको हमने पहले को xi का नाम दिया है और दूसरे को yi का नाम दिया है। यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर r, स्मॉल r से इसको हम डिनोट करते हैं। जो आपका पेयरसन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना, जो फार्मूला, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r के साथ। इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला। ये आप फार्मूले को देखो, सिंपल इजी सा फार्मूला है। जैसे आप लोग वेरिएंस का फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करते थे ना, यहाँ पे भी वही चीज है। देखो, समेशन x माइनस एक्स बार, यानी कि x की हर एक वैल्यूज में से उसका मीन माइनस करना है, जैसे आप लोग वेरिएंस में करते थे, जैसे आप लोग मीन डिविएशन में करते थे। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास वो दूसरा वेरिएबल है, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल होंगे, एक x के नाम से, दूसरा y के नाम से, यानी कि जनरली हमने उसको x और y का नाम दिया है। तो x की हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करो, y के हर एक वैल्यू में से उसका मीन माइनस करो, दो कॉलम्स बन जाएंगे। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको प्लस कर दो। ठीक है। तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी जो ऊपर की वैल्यू है। ठीक हो गया। वो कैलकुलेशन में फिर देखते हैं इसको। नीचे डिनोमिनेटर में है कि समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जैसे आप लोग वेरिएंस कैलकुलेट करते थे, x में से उसका मीन माइनस करके फिर उसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है। और फिर उसको सम करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल y में से उसका मीन माइनस करते हैं और फिर उसका स्क्वायर लेते हैं। इन दोनों को हमने क्या करना है, सम करके दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसका ओवरऑल स्क्वायर रूट लें। ठीक हो गया। तो ये वाला फार्मूला हम ऐसे लगाते हैं। फिर हम एक दूसरा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं फॉर कंप्यूटेशनल पर्पस। वी हैव एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आर एज। अगर आप लोग ये वाला फार्मूला नहीं लगाना चाह रहे, इसमें जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है कि x में से पहले उसका मीन माइनस करो, फिर y में से उसका मीन माइनस करो, दो कॉलम्स बनेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है। फिर यहाँ पे उसका स्क्वायर लो साथ में। तो हम एक दूसरा फार्मूला यूज करते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है। दोनों फार्मूलों में से आपका सेम आंसर आएगा। जो भी आपका फार्मूला इजी लगे आप वो वाला फार्मूला यूज करो। और ये आपके पास बराबर है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इनटू n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास दो फार्मूलाज है और दोनों फार्मूलों में से आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। अब जो आसानी के लिए है, तो आसानी के लिए साथ में ये यहाँ पे छोटा सा एक नोट लिखा हुआ है कि when answer is specific digit x is equal to 6 y is equal to 9 so this is used। वो कह रहा है कि ये जो आप लोगों का मीन है x बार का और ये जो y का मीन है y बार, अगर इन दोनों के आंसर आपके पास कोई स्पेसिफिक डिजिट आ रहा है, यानी कि विदाउट डेसिमल, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ये x बार है, लेट्स सपोज एक्स बार आप लोगों ने कैलकुलेट किया, आपके पास आंसर आ गया 6। दूसरा आप लोगों ने लेट्स सपोज कैलकुलेट किया वाई बार। ठीक है। जो दूसरा वेरिएबल था, लेट्स सपोज उसका आंसर आपके पास आ गया 10। अगर आपके पास एग्जैक्ट डिजिट बन रहे हैं ना, इसके जो मीन जाते हैं, तो वो कह रहा है कि ये जो फार्मूला है ऊपर वाला, ये वाला फार्मूला, फिर इसकी कैलकुलेशन इजी रहती है। ठीक है। अगर आपके पास ये जो मीन है ये स्पेसिफिक डिजिट्स बनते हैं विदाउट डेसिमल के। लेकिन अगर आपके पास ये जो मीन है एक्स बार और वाई बार, लेट सपोज किसी एक का आंसर भी पॉइंट में आ रहा है 6.4,
तो फिर ये वाला फार्मूला अगर आप लोग लगाओ तो ये आपको ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी इसमें। तो फिर इसकी बजाय आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो, फिर ये वाला ज़्यादा ईज़ी रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन बहरहाल आपके पास आंसर पॉइंट में आए या आंसर आपके पास एग्ज़ैक्ट फिगर आ जाए, आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करो जो आपको ज़्यादा ईज़ी लगे, आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, इस वाले एग्ज़ाम्पल की तरफ। पहले हम यहाँ से एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल में लिखा है सपोज़ दैट द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज वांट्स टू नो इफ देयर एक्सिस्ट एनी कोरिलेशन बिटवीन ग्रेड्स इन मैथमेटिक्स एंड ग्रेड्स इन स्टैटिस्टिक्स। 2 सब्जेक्ट्स लिए हैं मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के, और वो देखना चाह रहा है कि मैथ्स और स्टैट्स के जो ग्रेड्स आए हैं, आया इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है, ठीक है? So suppose that he select a random sample of 9 students out of all those who take this combination of subjects. जो स्टूडेंट्स इस तरह के कॉम्बिनेशंस रखते हैं मैथ्स के और स्टैट्स के, वहां से उन्होंने एक सैंपल लिया 9 स्टूडेंट्स का, ठीक है? 9 स्टूडेंट्स के उन्होंने मार्क्स चेक किए मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के, और फिर इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो ये देखना चाह रहा है कि आया इन दोनों के दरमियान जो मैथ्स और स्टैट्स के ग्रेड्स है, इनके इन बिटवीन कोई रिलेशनशिप पाई जाती है कि नहीं, ठीक है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। ये हमें डाटा गिवन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखे हैं, उनके जनरली नाम हमने लिखे हैं ABCDEFGHI, ठीक है? और मार्क्स इन मैथमेटिक्स, टोटल जो मार्क्स है इसके 25 हैं। पहले स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 5, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 12, तीसरे के आए हैं 14, डी के आए हैं 16, और ये पूरा कॉलम 9 स्टूडेंट का। इसी तरह जो स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट है, ये भी आपके पास 25 में से आउट ऑफ 25 है, और इसके पहले वाले के मार्क्स आए हैं 11, फिर 16, फिर 15। तो ये वाला डेटा यूज करके हमने इसमें देखना है कि आया इन दोनों के इन बिटवीन कोई कोरिलेशन है। वो हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूले से हमें पता चलेगा कि आया दोनों सब्जेक्ट्स में कोई कोरिलेशन पाई जाती है कि नहीं। अब आप देखो कि जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो सबसे पहले आपको मैं कहता होता था कि सबसे पहले आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेशन से पहले फार्मूला एक साइड पे लिखोगे, ठीक है? एक साइड पे लिखने के बाद उस फार्मूले के अंदर जोन जोन से हमें कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं, हम सिर्फ वो वाले कॉलम्स की कैलकुलेशन करेंगे और उसका डेटा यूज करके उसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पहले मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ। अजान हो रही है, तब तक अजान भी सुन लेंगे और साथ में ये फार्मूला भी लिखा जाएगा।
अच्छा जी। तो ये देखो, ये हमारे पास फार्मूला है और फार्मूले के अंदर हमें कौन-कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक्स का कॉलम, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन है। इसी तरह एक वाई का कॉलम चाहिए। यहाँ पे बल्कि ऐसे कर लेते हैं कि इसको बना लेते हैं साथ साथ, तो वो आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। टेबल इंसर्ट करते हैं, उसमें हम लेते हैं कोई 5 या 8 कॉलम्स लेते हैं और लेट्स सपोज 10 रोज लेते हैं। ओहो, बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद देखोगे। यहाँ से बस जस्ट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कि फार्मूले को देख के तो हम इसको उसकी कैलकुलेशन करें। कंट्रोल सी, ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला हमारे सामने होगा और फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे कि ये टेबल हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास लेट्स सपोज पहले तो हम x और y की वैल्यूज जो है वो लिखेंगे और उसके बाद फिर फार्मूले को देखेंगे। फार्मूले के अंदर जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से हम बाकी के ये कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो x और y को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इट मीन्स कि अगला जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा एक्स वाई का। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देखो समेशन x है, तो समेशन x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे टोटल कर देंगे तो ये आपके पास समेशन x आ जाएगा। दूसरा आपके पास समेशन y है, तो समेशन y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर है। अब अगला आप डिनोमिनेटर में देखो तो एक्स स्क्वायर है, समेशन एक्स स्क्वायर लिखा है। इट मीन्स के एक्स की हर एक वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो एक अगला जो आपका कॉलम बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर का। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी वैल्यू आपके पास है समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी और उसका आप लोग कंप्लीट स्क्वायर लो तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप आओ तो वाई स्क्वायर लिखा है। इट मीन्स के y की हर एक वैल्यू का हमने स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई स्क्वायर। ठीक है। और फिर उसके बाद समेशन वाई स्क्वायर है, तो समेशन y की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगी। ठीक हो गया। दो तीन वैल्यूज की कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी फिर आप लोग यहाँ से आप लोग इसको फिर देख सकते हो। ठीक है, बल्कि यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन सारी की गई है, तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा x का वेरिएबल था जो हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया गया है। ये हमारा x है, ये y है, ये x की वैल्यू है 5 12, ये y की वैल्यूज है सारी। तो सबसे पहले आप ये दो वैल्यूज लिखोगे, तो ये आपके पास ये दो कॉलम्स बन गए पहले। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने फार्मूले में हमें रिक्वायर्ड है क्या चीज़, x और y। तो x y दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x और y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 52। कॉलम आप पहले बनाओ बाद में बनाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉलम पहले बनाओ या बाद में बनाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास ये टोटल जो आंसर है ये आने चाहिए।
और इसको आप लोगों ने बाद में फार्मूले में पुट करने हैं। 5 और 11 को मल्टीप्लाई करो 55, 12 और 16 को मल्टीप्लाई करो 122, 14 और 15 को मल्टीप्लाई करो तो 210, और इसी तरह ये पूरा आप लोग इसका कॉलम बनाओगे। क्लियर हो गया। इसी तरह उसके बाद फार्मूले में हमें रिक्वायर्ड था एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि एक्स की जोन जोन सी वैल्यूज है, हर एक वैल्यू का आप लोगों ने स्क्वायर करना है। तो 5 का जब स्क्वायर लोगे तो वो 25, 12 का स्क्वायर लो 144, 14 का स्क्वायर लो 196, 16 का स्क्वायर लो 256, और इसी तरह ये पूरा कॉलम आप लोग बनाओगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद फार्मूले में हमें रिक्वायर्ड था वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर में वही उसी तरह 11 का स्क्वायर लिया 121, 16 का स्क्वायर लिया 256, 15 का स्क्वायर लिया 225, और इसी तरह ये पूरा कॉलम बनाओगे। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओहो सॉरी, एक मिनट। ये जो इसके फाइनल आंसर्स आए हैं सिर्फ इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको यूज कर लेते हैं फार्मूले के लिए। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। पहली जो 156 है वो हमारे पास आंसर आया है समेशन एक्स का। ठीक है, समेशन एक्स हमारे पास आ गया 156, और जो 168 है ये हमारे पास वैल्यू आई है समेशन वाई के लिए। ठीक हो गया। इसी तरह 3024 जो है ये हमारे पास आंसर आया है समेशन एक्स स्क्वायर का। तो ये आपके पास आ गया समेशन एक्स स्क्वायर। और फिर 32 और 94 आपके पास आंसर आया है किस चीज़ का, समेशन वाई स्क्वायर का। ठीक हो गया। और ये जो लास्ट आपके पास वैल्यू है ये आपके पास आंसर आया है समेशन एक्स वाई का। तो यही चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी अपने फार्मूला के लिए, और फार्मूले में हम अब ये वाली चीज़ें पुट करेंगे। ये जब हम पुट करेंगे उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करो तो आपके पास आर का आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं। एन हमारे पास 9 था, जो कि क्वेश्चन में उन्होंने हमें ऑलरेडी बताया है कि वहाँ से उन्होंने 9 जो सैंपल है वो सेलेक्ट किए हैं। और कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये ना बताया गया हो कि एन उन्होंने कितना सेलेक्ट किया है, तो आप लोगों ने ये वैल्यूज काउंट करने हैं पेयर्स, मतलब एक्स वाई के जो पेयर्स बन रहे हैं, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। तो एन आपका 9 होगा। ठीक है, मतलब आप लोगों ने ये पेयर्स लेने हैं। ऐसे ना हो कि ये आपके पास x की वैल्यूज 9 है और y की वैल्यूज 9 है तो आप n को 18 लो, नहीं बल्कि आप लोग इसके पेयर लोगे। ठीक है, ये पहला पेयर, ये सेकंड, तीसरा, चौथा और 9 तक। क्लियर है ये। अच्छा, तो ये हमारे पास जनाब आ गए सारी वैल्यूज। अब इसको हम यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देते हैं। n हमारे पास 9 था, समेशन एक्स वाई जो है वो हमारे पास है 3109। ठीक है, और समेशन एक्स हमारे पास है 156, और समेशन वाई जो है वो हमारे पास है कितनी है 168। इसी तरह डिनोमिनेटर में n जो है वो हमारे पास 9 है। समेशन एक्स का स्क्वायर जो है वो हमारे पास वैल्यू है 3024। समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स हमारे पास है 156, तो इट मीन्स के 156 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे n आपके पास 9 है, और समेशन y का जो स्क्वायर है वो आपके पास वैल्यू आ गई है 32 और 94। इसी तरह समेशन y आपके पास है 168, तो 168 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब ये आपके पास ओवरऑल कैलकुलेशंस की वैल्यू आ गई। आप लोगों ने इसको ओवरऑल कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया? फिर उसके बाद इन दो को मल्टीप्लाई करो, इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 156 है इसका स्क्वायर लो, इसके आंसर से ये वाला आंसर माइनस कर दो। ठीक है? तो एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, उसका स्क्वायर रूट लो। क्लियर? यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई करो और इसका जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर लो, इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, उसका स्क्वायर रूट लो। आपके पास डिनोमिनेटर में एक इसका आंसर आ जाएगा, एक इसका आंसर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये जो ऊपर की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से, जो भी आपके पास आर का आंसर बनेगा वो फिर आप उसको बाद में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इसको हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये वाले आंसर्स आ गए। ठीक है? इन्होंने फार्मूला ये वाला लगाया हुआ है, ये वाला फार्मूला भी आप लोग लगा सकते हो। मतलब आपके पास 3 फार्मूलाज हो गए, तीनों फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला आप लोग यूज करोगे आपके पास सेम आंसर आएगा। ठीक हो गया? तो इसकी हमने सारी कैलकुलेशन की और ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आर का आंसर आ गया वो है 0.88। दूसरी बात आप लोग जहन में रखो कि जो आर की रेंज है ना कोरिलेशन की, आर की रेंज आपके पास है -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके +1 तक। यानी कि जो आपका आर का आंसर बनेगा ना वो -1 और 1 के इन बिटवीन होगा इंक्लूडेड। मतलब -1 और 1 भी आंसर आ सकता है। ठीक है? और जो वैसे आपका आंसर बनेगा वो इस इन दो वैल्यूज के इन बिटवीन बनेगा। अब यहाँ पे देखो कि हमने बात की थी कि कोरिलेशन जो हमारे पास है वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो आपके जो आर का आंसर आया है वो है 0.88। इट मीन्स कि आंसर आपका पॉजिटिव फॉर्म में आया है। तो आप कह सकते हो कि जो एक्स और वाई की रिलेशन है, एक तो वो पॉजिटिव रिलेशन है और दूसरी वो हमारे पास एक हाई कोरिलेशन है दोनों के इन बिटवीन। यानी कि आपके पास अगर आर का जो आंसर है वो 80% से ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स की जो रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। ठीक है? इस तरह अगर आपके पास आंसर लेट सपोज 20% से बिलो बन रहा है, इसको अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाता है 88%। ठीक हो गया? तो 88% का मतलब ये है कि हाई कोरिलेशन है, यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है वो हाई है। ठीक हो गया? और यहाँ पे मैं आप लोग को एक टेबल दिखाता हूँ, उसमें बाकायदा लिखा होगा शायद, वहां से भी आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ देखो एक नोट लिखा हुआ है और नोट में है कि इफ आंसर इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 80%, तो आप कह सकते हो कि हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने के साथ दूसरा जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर आपके पास आ गया है पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है? और दूसरा लिखा हुआ है इफ आंसर इज नेगेटिव एंड लेस देन 80%। ठीक है? अगर आंसर आपके पास वो क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, ये लेस देन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि माइनस की फॉर्म में जितनी वैल्यूज बढ़ती है उतनी वो डिक्रीज होती है। यानी कि -80 है और -81 अगर हुआ तो इट मीन्स कि -81 वैल्यू 80 से इंक्रीज है। लेकिन कोरिलेशन में ये चीज नहीं है। कोरिलेशन में हम इसको फिर भी हाई नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। यानी कि हम जस्ट उसकी जो रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है वो देखना चाह रहे हैं कि आया
इनकी जो रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव फॉर्म में है या नेगेटिव फॉर्म में है। ठीक हो गया। और नेगेटिव फॉर्म में होने का मतलब ये नहीं है कि उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। उसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल जो है उसको अगर हम इंक्रीज करें तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है। ये जो माइनस है, माइनस हमें ये बताता है कोरिलेशन के दरमियान। ठीक है, कि एक वेरिएबल को अगर हम इंक्रीज करते हैं और उसके साथ दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कि उन दोनों के माबैन नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो जो माइनस का साइन है वो हमें जस्ट ये चीज बताती है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा है कि अगर 50 और 80 के इन बिटवीन आपका आंसर बनता है, लेट्स सपोज 60% बनता है, 70% बनता है, तो वो आप कह सकते हो कि मॉडरेट कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन। ठीक है, वो पॉजिटिव मॉडरेट है, नेगेटिव है, दोनों हो सकते हैं। इसी तरह अगर इफ लेस देन 50% है, अगर आपका जो आंसर आया है आर का वो लेट सपोज 50% से नीचे आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो दोनों वेरिएबल्स की रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है वो वीक है, तो आप कह सकते हो कि वीक कोरिलेशन है। ठीक हो गया। तो वो वेरिएबल्स की वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि आपका आर का आंसर क्या बनता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका जो आंसर है, आंसर हमारा आया है 88% और प्लस की फॉर्म में है। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टैट्स का और मैथ्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स की आपस में रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग कोरिलेशन है, स्ट्रांग रिलेशनशिप है, स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन भी लिखी है, there exists a strong positive linear correlation between marks in mathematics and marks in statistics for these 9 students who have been taken into consideration। जो हमने 9 स्टूडेंट्स लिए हैं फॉर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो हमने ये चीज़ देखी आफ्टर कैलकुलेशन के इनके मार्क्स के दरमियान जो कोरिलेशन है, जो रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है, वो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक हो गया। तो आपका जो लास्ट पे आंसर आता है उसको आप इसी तरह इंटरप्रेट कर सकते हो। अगर ये आपके पास आंसर आता माइनस की फॉर्म में, तो आप लिखिए कि देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको आप लोग जस्ट सिर्फ यहाँ तक करोगे, बाकी जो वो स्कैटर डायग्राम है उसको आप लोग स्किप कर दो। मतलब इंटरप्रिटेशन आप सिर्फ जो ये आपका पास आंसर आता है इसकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ आप लोग यहाँ तक लिखोगे। ठीक हो गया। तो ये तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर अगर लेट सपोज इस तरह की वैल्यूज गिवन हो और आपको वो कहा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करो, या सिंपल आपको ये कहा जाए कि आप आर स्मॉल जो आर है वो कैलकुलेट करो, या आपको सिंपली ये बताया जाए कि कोरिलेशन कैलकुलेट करो, या आपको ये बताया जाए कि दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो, या आपको ये बताया जाए कि पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करो, तो ये जितने भी आपको मैंने नाम्स बताए हैं इन सब के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा कि यही आर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, उसका यही मतलब होगा स्मॉल आर। क्लियर है बात। तो इट मीन्स कि आप लोग ये वाला फार्मूला लगाओगे और उसके लिए आप लोग उसी तरह जो आपके पास कॉलम्स बनते हैं कैलकुलेशन के वो करोगे, वो लिखोगे, और उसकी जो आपके पास आंसर्स आएंगे उसको फार्मूले में पुट करके लास्ट आपके पास एक आंसर आएगा। बाज दफा ऐसे होगा कि आपके पास क्वेश्चन में ये वाली वैल्यूज गिवन नहीं होगी, आपको जस्ट ये वाली वैल्यूज गिवन होगी। मतलब ये चीज आपके पास नहीं है, आपको ये वाली वैल्यूज गिवन होगी, बस आप लोगों ने कैलकुलेशन कोई भी नहीं करनी, ये वाली वैल्यूज उठा के फार्मूले में पुट करना है और सिर्फ जो फार्मूले की कैलकुलेशन है वो आप लोग आर का आंसर निकालोगे वहां से। ठीक है। तो बाज दफा आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन होगी और बाज दफा आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, तो वहां से आप लोग फिर जस्ट उसको उठा के फार्मूले में पुट करके तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कोरिलेशन का।
कोरिलेशन में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन उसकी रिलेशनशिप स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, वीक है, हम उस चीज़ को उसमें कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। ठीक है, तो एक सिंपल सा फार्मूला है, इसकी कोई ख़ास कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, आप लोगों ने ऑलरेडी वो जो रेग्रेशन में अल्फ़ा और बीटा की कैलकुलेशन की है, तो जैसे बीटा की कैलकुलेशन है तकरीबन सेम उसी तरह कैलकुलेशन है। एक वैल्यू इसमें जस्ट इंक्रीज है डिनोमिनेटर में, बाकी सारा सेम है। तो इसी तरह से आप लोग कोरिलेशन की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये हमारा आज का टॉपिक था।